हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के टॉपिक ब्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो ब्रिक टॉपिक से रिलेटेड होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होती रहे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये जो सेशन है, ये आप अगर किसी भी एई जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो कोई अदर स्टेट जेई हो या फिर वो एई का एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। Efflorescence test is conducted for burnt clay bricks to find out the, कह रहा है जो efflorescence टेस्ट होता है ये एक ब्रिक के लिए ये क्यों किया जाता है, क्या निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंस, दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस या फिर साउंडनेस या फिर प्रेजेंस ऑफ क्रैक ऑन होल्स। तो ये जो इफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, इसमें करते क्या हैं, इसमें हम ब्रिक को लेते हैं और ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में इमर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सॉक्ड कर देते हैं या फिर इमर्ज कर देते हैं, सॉक्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम अपनी ईंट को 24 घंटे के लिए इमर्ज कर देते हैं। उसके बाद में जब वो सारा वाटर हट जाता है उस पे से, क्या हो जाता है, जब वाटर उसमें क्या हो जाता है कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो इवेपोरेशन के पश्चात जो उस पे वाइट पैचेस बन जाते हैं ब्रिक के ऊपर, उनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, ये बेसिकली अल्कलाइन सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंस पता करने के लिए हमें इफ्लोरेसेंस टेस्ट करना पड़ता है। इफ्लोरेसेंस टेस्ट या फिर अल्कलाइन सब्सटेंस या इसी को बोल सकते हैं साल्ट। ठीक है, साल्ट आल्ट भी पता करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इफ्लोरेसेंस, ये किसी भी ब्रिक के लिए उसका जो एरिया होता है, ब्रिक एरिया के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? It should be less than 50% ऑफ ब्रिक एरिया। जो ब्रिक एरिया है उसके 50% से कम होना चाहिए। और जो फर्स्ट क्लास आपकी ब्रिक होती हैं, फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती हैं उनके लिए ये 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ ब्रिक इज नोन एज, कह रहा है वह प्रोसेस जिसमें हम क्ले, वाटर और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, क्या कहलाती है? माउल्डिंग कहलाती है या फिर पगिंग या फिर ड्राइंग या फिर नीडिंग। तो आपको पता है कि जो क्ले, वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं नीडिंग। क्या बोलते हैं? नीडिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब माउल्डिंग क्या होती है? तो शेप इट प्रोवाइड या इट इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड शेप और साइज प्रोवाइड करने की जो क्रिया होती है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माउल्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? माउल्डिंग। और अगर ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग क्या है? बिफोर बर्निंग, ईंट को पकाने से पहले, बिफोर बर्निंग ईंट को पकाने से पहले हमें जो हमारा ईंट होता है उसको क्या करना पड़ता है? सुखाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नीडिंग। यानी नीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी मिक्स क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which component has highest percentage in good brick earth,
कह रहा है ये जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनमें से किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है एक अच्छी ईंट मिट्टी में। तो कौन कौन से कंपोनेंट है पहले देख लेते हैं। एल्यूमिना आपका दिया हुआ है, लाइम दिया हुआ है, सिलिका दिया हुआ है और क्या दिया गया है, ऑक्साइड ऑफ आयरन दिया गया है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू IS 2117 जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका सिलिका होता है, फिर एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया होता है और कुछ अल्कलीस होते हैं, अब ये जो सिलिका होता है ये आपका होता है 50 से 60% तक, और जो एल्यूमिना होता है वो होता है आपका 20 से 30% तक, ठीक है। जो लाइम होता है ये आपका होता है 2.2 से 5% तक, और ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये होता है 3 से 8% तक। मैग्नीशिया की अगर बात करें तो ये 1 से 3% होता है, और जो अल्कलीस होते हैं ये लेस देन 1% होते हैं। तो इससे आप बता सकते हैं कि जो गुड ब्रिक अर्थ होती है उसमें सबसे ज़्यादा या मेन कंस्टिट्यूएंट्स या हाईएस्ट परसेंटेज में कौन होता है। तो हाईएस्ट परसेंटेज में यहाँ पे कौन होता है, सिलिका होता है, ठीक है। क्या होता है, सिलिका होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिलिका इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ, ठीक है। सिलिका जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज होता है सिलिका का किसी भी एक अच्छी मिट्टी में जो ईंट बनाने में यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। कह रहा इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। ये सारे सीक्वेंस दिए गए हैं या ये सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं, प्रोसेस दी गई हैं जो हमें यूज करते हैं कहाँ पे, जब हम अपनी ब्रिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी ब्रिक को बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ब्रिक का, तो इन्हीं सारे स्टेप्स का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको आप स्टेप बाय स्टेप सेट कर दीजिए। तो पहला क्या है, ब्लेंडिंग है, डिगिंग है, वेदरिंग है, अनसॉइलिंग है और टेम्परिंग है। तो जब भी हम अपनी ब्रिक बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस करते हैं वो हम करते हैं अनसॉइलिंग। क्या करते हैं, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग करने के बाद हम करते हैं डिगिंग। क्या करते हैं, डिगिंग। और डिगिंग के बाद हम करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के बाद हम करते हैं ब्लेंडिंग, और लास्ट में हम करते हैं टेम्परिंग। ब्लेंडिंग और सबसे लास्ट में हम करते हैं टेम्परिंग। तो यहां देख लेते हैं कि अनसॉइलिंग कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, डिगिंग 2 नंबर पे, वेदरिंग 3 नंबर पे, ब्लेंडिंग 1 नंबर पे, और टेम्परिंग है आपका 5 नंबर पे। तो ये वाला ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा वही सही होगा, यानी ये क्रम जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले अनसॉइलिंग की जाती है, फिर हम क्या करते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, डिगिंग करने के पश्चात हम वेदरिंग करते हैं, और वेदरिंग के बाद हम ब्लेंडिंग करते हैं, और ब्लेंडिंग के सबसे लास्ट में हम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झामा ब्रिक्स आर। कह रहा है जो झामा ब्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेल बंट हैविंग स्मूथ एंड इवन सरफेस, या फिर स्लाइटली ओवर बेंड हैविंग रफ सरफेस, या फिर अंडर बंट एंड कैन बी इजिली ब्रोकन, या फिर ओवर बंट विद इरेगुलर शेप। तो आपको पता है कि जो झामा ब्रिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ओवर बंट होती हैं। कैसी होती हैं, ओवर बंट होती हैं, यानी एक्सेसिव अगर उनको टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो जो आपकी ब्रिक है वो पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद वो इरेगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार जो झामा ब्रिक होती है वो कैसी होती है, ओवर बंट विद इरेगुलर शेप। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसको हम ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं इसलिए क्या हो जाती हैं, ये ट्विस्ट हो जाती हैं, गेट ट्विस्टेड। क्या हो जाती हैं, ट्विस्टेड हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है।
इनके कलर की अगर बात करें तो जो कलर होता है वो डार्क ब्लू या फिर डार्क ब्लैक कलर इस ईंट का हो जाता है। ठीक है, इनके लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है जामा ब्रिक का, वो बहुत ही लेस होता है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, बहुत ही लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है झामा ब्रिक की, वो अदर सभी ब्रिक्स की तुलना में बहुत हाई होती है। अप्रॉक्स लगभग 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका झामा ब्रिक्स के बारे में सारी बातें। एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक कॉज्ड ड्यू टू। इफ्लोरोसेंस जो ब्रिक में होती है वो किसकी वजह से होती है? तो अभी हम बता चुके हैं किसकी वजह से होती है, अल्कलीज की वजह से होती है। ठीक है, इफ्लोरोसेंस जो ब्रिक में होती है वो किसकी वजह से होती है, अल्कलीज की वजह से होती है। और इसके बारे में कहां बताया गया है, इसके बारे में IS 3495 3495 के पार्ट 3 में बताया गया है, पार्ट 3 में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग इज डिफाइंड एज। कह रहा है फ्रॉग है उसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो आपको पता है कि फ्रॉग क्या होता है, कि आपकी जो ब्रिक होती है उसके ऊपरी हिस्से में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, डिप्रेशन छोड़ देते हैं ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक, वही आपका क्या होता है, फ्रॉग होता है। अब इस फ्रॉग को हम छोड़ते क्यों हैं, उसके दो मेन कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि ये शियर की तरह काम करता है, यानी प्रॉपर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है जिसने ईंट बनाई है, उसका नाम शो करता है, मैन्युफैक्चरर नेम। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का जो नाम है उसको भी ये शो करता है। अगर साइज की बात करें फ्रॉग के साइज की, तो साइज इसका जो होता है वो 10/4/1 mm 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 1 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका साइज हो गया। ये आपका रहा टोटल फ्रॉग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज। कह रहा है जो एक अच्छी क्ले है एक ब्रिक बनाने के लिए, वो क्या है, अनवेदर्ड क्ले है या फिर वेदर्ड क्ले है या फिर सिल्टेड क्ले या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो आपको पता है कि फॉर गुड ब्रिक वी यूज वेदर्ड क्ले। कौन सी क्ले, वेदर्ड क्ले। ठीक है, हम वेदर्ड क्ले का यूज करते हैं। वेदर्ड क्ले बनती कैसे है कि जब भी हमारा साफ मौसम होता है तब हम क्या करते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसको हम डिग आउट कर देते हैं, यानी मिट्टी को खोद के डाल देते हैं और उससे जो पेबल्स वगैरह होते हैं, जो उसमें वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, जो स्टोन वगैरह होते हैं, उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, और अलग करने के बाद उस पर हम एटमॉस्फेरिक एक्शन के लिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ने के बाद फिर हमारी जो क्ले मिलती है वो हमारी वेदर्ड क्ले होती है और उसी का यूज हम करते हैं एक ईंट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले। कह रहा है कि अगर एल्यूमिना का एक्सेस हो जाएगा क्ले के अंदर, अगर क्ले में एल्यूमिना का एक्सेस हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, या फिर मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, या फिर चेंजेस कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, या फिर इंप्रूव कर देगा इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। तो आपको पता है कि जो एल्यूमिना होता है इसका काम क्या होता है, एल्यूमिना का काम क्या होता है, एल्यूमिना का काम होता है प्लास्टिसिटी इंपार्ट करना, प्लास्टिसिटी इंपार्ट करना। जो एल्यूमिना होता है वो आपका प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है, और अगर एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या कर देगा कि जो रॉ ब्रिक है उसमें क्रैक और
वार्प ड्राइंग पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, उसमें क्रैक और वार्प क्रिएट कर देगा। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर ये एक्सेस में हो जाएगा तो ये ब्रिक को क्रैक कर देगा और वार्पिंग करेगा जब हम ड्राई करेंगे अपनी ब्रिक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A first class brick should not absorb water more than of its own dry weight after 24 hours immersion in cold water। कह रहा है ठंडे पानी में एक ईंट को इमर्ज करने के पश्चात कितने % वाटर से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक्स होती हैं, उनके लिए ये 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20%, ऑप्शन सी। अगर सेकेंड क्लास ब्रिक की बात करें तो ये 22.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए ये 22.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो ये 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20% ऑफ सेल्फ वेट, यानी जो ईंट का वेट है उसके 20% से ज्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब ना करे तो आपकी ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ एल्यूमिना प्रेजेंट इन गुड ब्रिक अर्थ बाय वेट इज। कह रहा है कि जो एल्यूमिना की रेंज होती है एक अच्छे ब्रिक वर्क में वो कितनी होती है, तो वो आपको पता है कि 20 से 30% तक होती है। ठीक है, एल्यूमिना की रेंज कितनी होती है, 20 से 30% तक होती है। अगला क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन। कह रहा है कि अगर सिलिका की एक्सेस हो जाए तो ब्रिक में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर सिलिका की एक्सेस हो जाए, सिलिका की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ब्रिक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ब्रिक है वो आपको पता है कि जो सिलिका है वो क्या करता है, सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो आपकी ब्रिक है वो ब्रिटिल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ब्रिटिल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार क्या कर देगा कि उसमें कोहेजन नहीं रहेगा। अगर ब्रिटिल हो गई तो मतलब हुआ कि कोहेजन उसमें कम हो गया, यानी क्या कर देगा, लॉस ऑफ कोहेजन कर देगा। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक कॉज लॉस ऑफ कोहेजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग constituents when present in excess quantity changes the color of the brick from red to yellow। कह रहा है इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो क्या करता है कि जो कलर है आपका ब्रिक का वो रेड से येलो कर देता है, रेड से येलो कर देता है। तो पहले हम एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिना देख लेते हैं। अगर एल्यूमिना की मात्रा आप ज्यादा कर देते हैं, अगर हाई एल्यूमिना हो जाता है, क्या हो जाता है, हाई एल्यूमिना, तो ये ब्रिक रिफ्रैक्टरी कर देता है, ब्रिक रिफ्रैक्टरी। ठीक है, क्या कर देता है, ब्रिक रिफ्रैक्टरी कर देता है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो अभी हमने बताया कि अगर सिलिका ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है, ब्रिटिल बना देता है, ब्रिटिल बना देता है ना, ब्रिक को ब्रिटिल बना देता है। ठीक है, अल्कली आपको पता है क्या करता है, अल्कली क्या करता है, ई फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है, ई फ्लोरोसेंस। ठीक है, अल्कली आपका ई फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है। अब बचा क्या, लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन में बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिना होता है। लाइमस्टोन में क्या होता है, लाइमस्टोन बेसिकली हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर लाइमस्टोन की अगर मात्रा बढ़ जाए, लाइमस्टोन की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो जो आपका ब्रिक था वो रेड से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन ड्राइंग। ठीक है,
जब भी आप अपनी ईंट को पकाएंगे तो उसको रेड कलर नहीं आएगा, कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा, ड्यू टू लाइम स्टोन। किसकी वजह से? लाइम स्टोन की वजह से। अगर एक्सेस क्वांटिटी में लाइम स्टोन का यूज हमने कर लिया तो हमारी ब्रिक का कलर येलोइश आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंट इफ्लोरोसेंस डिपॉजिट्स आर सल्फेट्स ऑफ। कह रहा है जो डिफरेंट इफ्लोरोसेंट डिपॉजिट हैं वो किसके सल्फेट्स होते हैं? तो ये कैल्शियम के सल्फेट होते हैं। किसके सल्फेट होते हैं? कैल्शियम के सल्फेट होते हैं। और इसके बारे में आपको दिया गया है IS जो कोड है 3495 पार्ट 3 में। IS 3495 के पार्ट 3 में आपको बताया गया है कि जो डिफरेंट इफ्लोरोसेंस डिपॉजिट होते हैं उनके सल्फेट होते हैं कैल्शियम के सल्फेट। कौन से सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ एनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। कह रहा है इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट ब्रिक को उसका शेप रिटेन करने के लिए सहायता करता है? एल्यूमिना, सिलिका, आयरन या फिर मैग्नीशिया। तो आपको पता है कि ये कौन करता है? सिलिका। कौन करता है? सिलिका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिलिका। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमारे पेड कोर्स के क्लासेस भी अवेलेबल हैं और फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ। कह रहा है कि क्ले और सिल्ट कंटेंट किसी एक अच्छी ब्रिक अर्थ में कितने होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? तो हम बता चुके हैं आपको कि जो सिलिका होती है वो कितनी होती है? 50 से 60% तक होती है। 50 से 60% तक होती है। तो जो क्ले और सिल्ट कंटेंट है वो कम से कम 50% होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक। इनमें से कौन रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक को? तो इसका सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है? आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट्स रेड कलर, इम्पार्ट्स रेड कलर। ठीक है, इम्पार्ट्स रेड कलर। अगर ये एक्सेस में हो जाए, अगर ये एक्सेस में हो जाए तो ब्रिक कैसी हो जाएगी? डार्क ब्लू हो जाएगी। इफ एक्सेस हो जाए किसकी? आयरन ऑक्साइड की। और आयरन ऑक्साइड कितना लिया जाता है? आयरन ऑक्साइड 5 से 6% तक लिया जाता है जनरली। ठीक है, और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो जो ब्रिक है, ब्रिक का कलर जो है, ब्रिक कलर आपका डार्क ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क ब्लू या फिर डार्क ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, डार्क ब्लू या फिर डार्क ब्लैक हो जाएगा। अगर ये लेस हो जाए, अगर आयरन ऑक्साइड की क्या हो जाए? कमी हो जाए। आयरन ऑक्साइड कैसा हो जाए? आयरन ऑक्साइड की कमी हो जाए तो जो आपकी ब्रिक है वो येलोइश हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? येलोइश हो जाएगी, पीले कलर की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। कह रहा है जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की वो कितनी होती है? तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक आपकी होती हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 10 न्यूटन पर mm²। सेकेंड क्लास के लिए अगर हम बात करें तो ये होती है 7.5 न्यूटन पर mm²। और थर्ड क्लास की ब्रिक के लिए होती है 3.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये तीनों को आप याद रखेंगे कि फर्स्ट क्लास के लिए 10 न्यूटन पर mm² होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेकेंड क्लास के लिए 7.5 और थर्ड क्लास के लिए 3.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन पर mm², यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रजिस्ट कह रहा है, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं, अभी टर्म आया था रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, तो ये क्या रजिस्ट करती हैं, हाई टेम्परेचर को या फिर केमिकल रिएक्शन को या फिर डैम्पनेस को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनको जो टेम्परेचर ये जो रजिस्ट करती हैं वो लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं वो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करती हैं, और जो टेम्परेचर रजिस्ट करती हैं वो लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो ये लेस देन 4% होता है, लेस देन 4%, 4% से कम वाटर एब्जॉर्ब करती हैं आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, इनकी अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें, क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो ये थर्ड क्लास ब्रिक के बराबर होती है 3.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ई फ्लोरोसेंस इसमें नील होती है, ई फ्लोरोसेंस नील होती है या बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जीरो होती है। ठीक, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनती कैसे हैं, तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए हमें जो सिलिका थी, सिलिका की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। सिलिका की मात्रा वैसे हम कितने लेते थे, 50 से 60%, अगर हमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनानी है तो हम लेंगे 60 से 96% तक, और जो एल्यूमिना है वो उसी परसेंटेज में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एल्यूमिना की मात्रा हम लेंगे 2 से 36% तक। ठीक है, साथ ही साथ लाइम जो लेंगे वो हम लेंगे 2 से 5% तक। लाइम कितना लेंगे, 2 से 5% तक। तो अगर हमने सिलिका की मात्रा किसी भी ब्रिक में बढ़ा दी और एल्यूमिना की मात्रा कम कर दी उसी प्रोपोर्शन में, तो या फिर सिलिका की मात्रा और एल्यूमिना की मात्रा को जो एक्चुअल होता है उससे हमने घटा बढ़ा दिया, तो हमारी जो ब्रिक बनेगी वो कहलाएगी रिफ्रैक्टरी ब्रिक। और जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं वो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप ध्यान से देखेंगे। फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक, कह रहा 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक है, उसके लिए मशीनरी बना रहे हैं, एक ब्रिक मशीनरी बना रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर की। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर की एक ब्रिक मशीनरी बनाई गई। पूछ रहा है कि बताइए द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक नीडेड विल बी, कह रहा 1 मीटर क्यूब की मशीनरी बनाने के लिए कितनी, 1 मीटर क्यूब की मशीनरी बनाने के लिए यानी ब्रिक वर्क से दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें, नंबर ऑफ ब्रिक कितनी लगेंगी, ये आपसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ ब्रिक कितनी लगेंगी ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक कितना होता है, साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो जो साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक होता है वो होता है 19 बाई 9 सेंटीमीटर। इसको अगर mm में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 190 इंटू 90 mm। ठीक है, ये आपका हो गया साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, ये हो गया साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। अब आपको पता है कि कोई भी आपकी जो ब्रिक मशीनरी से जो दीवार बनती है या कोई भी ब्रिक मशीनरी होती है उसमें हम मोटार का यूज करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि थिकनेस ऑफ मोटार कितनी है, थिकनेस ऑफ मोटार, ठीक है, थिकनेस ऑफ मोटार मान लेते हैं 10 mm। ठीक है, 10 mm हमने मान ली कि थिकनेस ऑफ मोटार है। तो अब यहां पे मोटार सहित जो ब्रिक है मोटार सहित उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ब्रिक वॉल्यूम, मतलब एक ईंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मोटार सहित। तो ये जो 10 mm है ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 200 गुना 100 mm क्यूब। ठीक है, अगर इसको मीटर में निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब। ये आ गया एक ईंट का वॉल्यूम। ठीक है, एक ईंट का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, एक ईंट का वॉल्यूम आ गया 0.002 मीटर क्यूब। अब निकालना कितने में है, फॉर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें लगेंगी। तो जो टोटल वॉल्यूम है उसको हम एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, देखें यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक। अगर नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी हो
तो नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेंगी, जो टोटल वॉल्यूम है यानी 1 अपॉन में क्या, जो एक ईंट का वॉल्यूम है 0.002, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 500। कितना आएगा 500। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 500। ठीक है 500। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 500 to 550। ठीक है 500 to 550 ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर बात करें तो कितनी, अगर मोटार सहित 500 ईंटें आएंगी, मोटार सहित कितनी आ जाएंगी 500 ब्रिक आ जाएंगी, और विदाउट मोटार 550 आ जाएंगी। ठीक है ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है आज के जो क्लास में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच जो जहां चल रहा है सेक्टर 12 मुंशी पुलिया इंदिरा नगर लखनऊ में, हमारे टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है, वहां पे आकर आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, उसको आप वहां से डाउनलोड करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।